चलिए, हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का ही टॉपिक 1 है जीवों में विविधता। जीवों का पढ़े तो शुरुआत में जीवों के बारे में पढ़ेंगे, जीवों की विविधता के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम टोटल 14 प्रश्न हैं वो क्लियर करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने और देखेंगे और इसका एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। और ये भी पीडीएफ किन्हीं के माध्यम द्वारा भेजा गया है और अच्छा है, इसलिए मुझे पसंद आया और मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है कि ध्यान से सुनिएगा। क्लेमाइडोमोनास जैसे कई एककोशिकीय शैवाल जल में रहते हैं, वे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करेंगे। मान लीजिए कुछ शैवाल जो होता है वो पानी में रहता है ना जी, सांस कैसे लेगा, ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करेगा, सांस के लिए ऑक्सीजन लेना जरूरत है, कैसे लेगा। तो इसका जो आपका सही आंसर है, इसमें आंसर आपका टिक लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा जो है घुलते और ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। क्लेमाइडोमोनास एक जो है एक कोशिकीय हरा शैवाल है, ये हम जानते हैं, आप देख सकते हैं। नेत्रक भी होता है, इसे केंद्रक भी होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और ये सब की प्रक्रिया में होता है क्लेमाइडोमोनास, जो कि आप ये पिक्चर को देख रहे हैं। इसमें जो है आपका स्टोमाटा मतलब रंध्र होता है, तो स्टोमाटा जैसी संरचना इसमें आपको नहीं दिखेगी, रंध्र जैसी नहीं दिखेगी संरचना, याद रखिए स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। और भी थोड़ा सारांश के रूप में हम डिटेल के रूप में बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास जो है जैसे एक कोशिकीय शैवाल घुलते ऑक्सीजन को जो है विसरण करता है, मतलब डिफ्यूशन करता है, उसके द्वारा क्या करता है, अवशोषित करता है। और ठीक उसी प्रकार जैसे अमीबा करता है, बस उसी तरह यह संबंधित है क्लेमाइडोमोनास जो एक कोशिकीय होता है, जो कि हम सबसे पहले हम टॉपिक में पढ़े थे। इसकी और भी जानकारी लेते हैं। तो यह पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को साधारण विसरण करता है, मतलब साधारण विसरण मतलब डिफ्यूशन जिसे बोलते हैं, डिफ्यूशन के माध्यम से सीधा अपनी कोशिका सतह से जो है ग्रहण करता है, मतलब सेल से ग्रहण करता है। यही तरीका अमीबा, पैरामीशियम और अन्य एक कोशिकीय जीवों में भी पाया जाता है, जिसमें हम अभी पढ़े क्लेमाइडोमोनास में। तो उसी तरह अमीबा और पैरामीशियम में भी होता है। तो ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करेगा, समझ गए, विसरण के माध्यम से। अन्य विकल्प की बात करेंगे। अन्य विकल्प क्यों गलत किया गया बता देते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न ऑक्सीजन को संग्रहित करना, ये जो है आपका ऑप्शन 1 है। इसमें क्यों गलत किया गया, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास प्रकाश संश्लेषण करता है परंतु ऑक्सीजन को संग्रहित करने उपयोग नहीं करता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण लेगा लेकिन इतना नहीं कि ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा, जमा कर सकता है, अवशोषित कर सकता है, बल्कि आवश्यकता अनुसार विसरण द्वारा करता है। विसरण द्वारा मतलब डिफ्यूशन द्वारा करता है। क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जल में घुलित ऑक्सीजन है तो विसरण द्वारा ही करेगा ना जी। अब देखिए बी आंसर क्यों गलत हुआ, सी तो सही होगा, बी क्यों गलत हुआ, क्योंकि केवल इसमें बहुकोशिकीय स्थलीय पौधे में होता है, ठीक है। रंध्र जो है स्टोमाटा जो है बहुकोशिकीय में होता है, एक कोशिकीय में नहीं होता है। यहीं पे इसलिए छट गया, चलिए, इसलिए क्लेमाइडोमोनास में नहीं होगा। अब डी आंसर क्यों होगा, सी तो सही होगा, डी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इनमें अनॉक्सी श्वसन है, मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपातकालीन मतलब इमरजेंसी स्थिति में ही होता है, मतलब अगर आपातकालीन स्थिति नहीं रहेगा तब तक नहीं होगा। और समान श्वास जो श्वसन होता है, सांस जो होता है, उसका तरीका ये नहीं है, इसलिए इसको नहीं रखा गया है, अनॉक्सी श्वसन में नहीं रखा गया है। अनॉक्सी श्वसन की कमी में मतलब ऑक्सीजन की कमी में होने वाला श्वसन आपात स्थिति होता है, तो जब कमी होगा तब होगा ये, तो इस पे भी आंसर आपको हटा देना है। चलिए, इससे संबंधित अतिरिक्त तथ्य को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि और भी सवाल क्या आते हैं, ये जरूरी है डिटेल। तो सुनिए, क्लेमाइडोमोनास जो होता है वह हरा शैवाल जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण भी करने की क्षमता रखता है लेकिन ज्यादा नहीं, और करता है लेकिन ऑक्सीजन के इतना पावर नहीं करता है, यह पढ़े थे। यह जो है द्विपुष्पीय विशेषता वाला है। क्या है, द्विपुष्पीय वाला विशेषता है। जैसे स्वपोषी से बोलिए, ऑटोट्रॉफी बोल सकते हैं इसे, किसे, क्लेमाइडोमोनास को। और आवश्यकता पड़ने पर परपोषी भी होता है,
मतलब हेट्रोट्रॉफ हो सकता है। हेट्रोट्रॉफ मतलब कि दूसरे पे भी डिपेंड रख सकता है, परपोषी भी है, दोनों है, स्वपोषी भी है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर दूसरे पे भी डिपेंड रहता है। ये कौन? क्लेमाइडोमोनास। श्वसन का सामान्य तरीका क्या होता है इसका? किसका? क्लेमाइडोमोनास। इतना बार बोलूंगा याद हो जाएगा। एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब कि आवश्यकता पड़ने पर आपातकाल में, अन्यथा उसकी भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सारांश की बात कर लेते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास जैसे एक कोशिकीय जीव जल में घुले ऑक्सीजन को जो है विसरण द्वारा ग्रहण करता है, मतलब डिफ्यूशन द्वारा ग्रहण करता है, और यही सबसे समान तथा प्रभावी तरीका माना गया है। याद रखिएगा किसका? किसके लिए? तो क्लेमाइडोमोनास के लिए। और ये इससे जैसे आप अमीबा पैरामीशियम को पढ़े वो भी उसी से संबंधित है, एक कोशिकीय है, ये भी एक कोशिकीय है। ठीक है, इसे आप फ्यू कोशिकीय में भी रख सकते हैं। किसे? क्लाई में माइडोमोनास को, लेकिन उसे अमीबा और पैरामीशियम को नहीं रख सकते, उसे एक कोशिका में रखिएगा। ये दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? नलिन अकादमी पे आप देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक परजीवी है? तो हम बताएंगे अम्रवेला जो है परजीवी है। याद रखिएगा, परजीवी मतलब दूसरे पे डिपेंड, पेड़ पे उग जाते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं। घटपर्णी, आम, नागफनी ये सब नहीं, लेकिन अम्रवेला होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं, बातें करते हैं। आगे अम्रवेला को देखिए, ये दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, किसी भी पेड़ पे उग जाते हैं। तो अम्रवेला होते हैं परजीवी, मतलब आप इसे कसकट्टा बोल सकते हैं, कसकट्टा बोला जाता है। परजीवी बोलिए, आश्रय पौधा भी बोला जाता है, होस्ट प्लांट बोलिए। भूत की तरह किसी पे चढ़ जाएगा तो भूत उतरेगा नहीं, बैताल की तरह। भूत बैताल जो होता है, विक्रम बैताल का जो पीठ पे बैठा रहता है ना भूत, उसी तरह। चलिए अम्रवेला की बात करेंगे। तो अम्रवेला जो है एक परजीवी पौधा है। यह अन्य पौधों पर निर्भर रहता है। ये अन्य पौधों पर निर्भर रहता है और पोषण के लिए उसकी संरचनाओं जैसे जड़ और तना का उपयोग करता है। इसमें पर्णहरित नहीं होता, इसमें पर्णहरित नहीं होते हैं, जिससे यह जो है स्वयं भोजन जो है नहीं बना सकता, जिससे यह स्वयं भोजन नहीं बना पाता है। अगर इसके पास अपने जड़ होते, अपने डिपेंड होते, मिट्टी से लेने की, ग्रहण करने की बात होती, तो यह भोजन स्वयं बनाता। लेकिन ये बेचारा, इसका पर्णहरित नहीं है, हरित नहीं है, ये पेड़ों के माध्यम से ही लेते हैं, किसी पे डिपेंड रखकर ही रहते हैं, आश्रय रहते हैं, इसलिए होस्ट प्लांट कहा जाता है किसी अम्रवेला को। अब इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन के एक्सप्लेन की बात करते हैं, थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। उससे पहले परजीवी पौधे क्या होते हैं ये जान लीजिए। वे पौधे वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, उसे हम परजीवी कहते हैं। फिर से सुनेंगे, परजीवी पौधे क्या होते हैं? वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अम्रवेला को ले लीजिए, कसकट को लीजिए, कसकट्टा बोलिए याद करने के लिए। घटपर्णी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए। यह कीटभक्षी पौधा होता है, लेकिन यह परजीवी नहीं होता है, यह दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है, कीटों को खा लेता है। और आम की बात करेंगे, मैंगो जो है ये एक स्वतंत्र रूप से भोजन बनाने वाला पौधा है और यह परजीवी नहीं होगा। नागफनी भी एक स्वतंत्र पौधे होते हैं जो शुष्क क्षेत्रों में रहता है, यह भी परजीवी नहीं होता है। आप देख रहे हैं नलिन अकादमी शिक्षा मंत्र पे। आपको अगर जो वीडियो था मेरा, जो शेल का मैं पढ़ाया, उसमें आवाज जो गूंजी है और थोड़ा रिकॉर्डिंग का एडिटिंग जो है बढ़िया नहीं हो पाया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। रीलोड कर दिया है मैंने, आप देख लीजिएगा, और अच्छे से कर दिया है। और इसमें जो है आवाज को मैंने स्लो रखा है, स्पीड नहीं करूंगा, इसमें भी अब स्लो रखूंगा। जहां पे होगा आप जरूर कमेंट करेंगे, अच्छा लगता है, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित मछली के चित्र में गलफड़े कहाँ स्थित होते हैं? देखिए मछली का चित्र आपके पास दे दिया गया है, इसमें गलफड़े कहाँ पे होंगे? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, कहाँ पे होंगे? स्थान 4 में होगा, स्थान 1 में होगा, कहाँ पे होगा? तो हम जानते हैं स्थान 1 में ही गलफड़ा रहेगा ना, जहाँ पे 1 है, यहाँ पे गलफड़े होते हैं। अब इसकी व्याख्या करते हैं कि गलफड़े तो हम देख लीजिए, इस पिक्चर में क्लियर किया है गलफड़े को, जिसे हम गिल्स बोलते हैं, है ना? तो मछली में गलफड़े सिर के पीछे स्थित होता है।
सिर के एकदम सिर के इसके पीछे होता है और श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है, ये श्वसन के लिए जिम्मेदार है। चित्र में दिए गए स्थान 1 गलफड़े में या गलफड़े को दर्शाया जाता है। पहला यही तो है, सांस को ही दर्शाएगा ना। मछली का बाह्य संरचना को हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देख लीजिए, आंख जो है आप देख रहे हैं, मुख देख रहे हैं, क्लोम यहाँ पे होता है इसका, गलफड़े के पड़ोसी कहिए, बच्च जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, श्रेणी पंख जो है पानी को कट करने उठने वाला जो विधि आप देख रहे हैं, ये सब का जो है भूमिका अलग अलग है। पूंछ आप देख रहे हैं, इसे पूंछ जो कि ये भी पंख ही है एक तरह से उसका। चलिए वो सब छोड़िए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और चलिए मुख बिंदु की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। मुख बिंदु क्या है कि गलफड़े श्वसन अंग होते हैं। मछली के लिए गलफड़े श्वसन अंग होते हैं। गलफड़े श्वसन अंग होते हैं जो जल में घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए। मछली जल को मुख द्वार जो है जल मछली का जल को मछली जो है जल को जब मुख द्वार द्वारा अंदर लेती है और गलफड़े से बाहर निकालती है, तो गलफड़े में जो ऑक्सीजन का अवशोषण करती है, मतलब लेती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, उत्सर्जित करती है, बाहर निकालती है। क्लियर हो गए। चौथे प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। सरीसृपों में संतान का लिंग जो है किस तापमान से जो है निर्धारित होता है? किस तापमान से निर्धारित होगा? तो वह तापमान जिस पर निश्चित मतलब निश्चित नहीं है, निश्चित अंडा रखा जाता है। मतलब निश्चित अंडा रखा जाता है, ये निश्चित है, तो ये 1 आंसर इसका सही होगा। तो वह तापमान जिस पर निश्चित अंडा रखा जाता है या रखा होता है, उसी रूप में सरीसृपों के संतान लिंग का निर्धारण होता है। और भी जानकारी लिए थोड़ा व्याख्या ले देते हैं। सरीसृप में आप किसी को भी रख सकते हैं, कछुआ को रख सकते हैं, मगरमच्छ को रख सकते हैं। तो सरीसृपों जैसे कछुआ, मगरमच्छ में संतान का लिंग जो है, या लिंग गुणसूत्र कहिए या लिंग क्रोमोसोम कहिए, तो लिंग क्रोमोसोम से नहीं बल्कि पर्यावरण के तापमान से निर्धारित होता है। तो गुणसूत्र से निर्धारित नहीं होता है, समझ गए। सरीसृप में वो तापमान, एनवायरमेंट, पर्यावरण के तापमान से निर्धारित होगा। क्लियर हो गए। और भी जानकारी, यह प्रक्रिया सही है हम क्यों मानेंगे, चलिए बताते हैं। क्योंकि तापमान जो निर्धारित होता है वो TSD मतलब टेम्परेचर पर हम बताएंगे। तो कुछ सरीसृपों में अंडे के परिपक्वता, ठीक है, कि महत्वपूर्ण अवधि के दौरान, तो अवधि के दौरान जो पीरियड टाइम होते हैं उसके दौरान का तापमान ही यह निर्धारित करता है कि भ्रूण जो है नर मतलब मेल बनेगा या मादा बनेगा। मतलब कि ये TSD जो निर्धारित करता है, टेम्परेचर निर्धारित करता है कि जो अंडा होने वाला है, परिपक्व होने वाला है, सुरक्षित होने वाला है, और वो समय, वो टेम्परेचर ही निर्धारित करेगा कि भ्रूण में जो बच्चा है वो नर होगा कि मादा होगा, मतलब पुरुष होगा कि महिला होगा, है ना, क्या दुखेगा। ये मौसम के हिसाब से करता है। इंक्यूबेशन बोल सकते हैं। चलिए वो सब छोड़िए, अब देखिए बताते हैं। मादा सरीसृप जो है रेत में जो है अंडा देती है। तो मादा सरीसृप जो होता है वो अंडा कहाँ देगी? रेत में, बालू में, जो कि अंडा का निषेचित करती है, फर्टिलाइज करती है। अब देखिए अंडों को रेत में दफनाया जाता है क्योंकि तापमान का प्रभाव से बचाया जाता है। अब देखिए इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन मतलब परिपक्वता। इंक्यूबेशन अवधि में तापमान का प्रभाव जो होता है वो डिपेंड करता है कि मादा और नर कैसे होंगे। अगर उच्च तापमान रहा, मतलब 32 से लेके 34 डिग्री सेल्सियस तक लगभग रहा, तो वो मादा होगा, मतलब फीमेल होगा। अगर निम्न तापमान रहा, मान लीजिए, ठीक है, तो लगभग 26 से 28 डिग्री सेल्सियस पर रहा तो वो नर होगा। यही होता है। अंडों में बच्चे बाहर निकलते हैं, फिर अंडे में बाहर निकलेगा, वही पता चलेगा नर है कि मादा। क्लियर हो गया। अब निषेचित अंडा, फर्टिलाइज एग जिसे बोलते हैं। अब देखिए यह प्रक्रिया तभी शुरू हो सकता है या हो सकती है जब अंडा निषेचित मतलब फर्टिलाइज्ड हो चुका हो और उसमें भ्रूण का विकास शुरू हो गया, मतलब शुरू हो गया हो।
अब मुख्य बिंदु की थोड़ी बात करते हैं कि सरीसृपों में जो लिंग निर्धारण है गुणसूत्रों से नहीं बल्कि तापमान से होता है। यह प्रक्रिया जो है तापमान निर्धारित टीएसडी कहलाती है। अंडों में इन्व्यूवेशन या इंक्यूबेशन कह लीजिए, मतलब कि इंक्यूबेशन का मतलब होता है परिपक्वता के दौरान या अवधि के दौरान तापमान नर या मादा निर्धारण करता है। उसी को हम इनक्यूबेशन कहते हैं। उच्च तापमान होगा तो मादा होगी, मतलब फीमेल होगा, और निम्न ताप होगा तो मेल हो जाएगा। क्लियर हो गए? देखिए ये पांचवा प्रश्न जो है इसे थोड़ा सा क्या है कि इसका ऑप्शन और बेहतर देना चाहिए था, मतलब ऑप्शन देके बताना चाहिए था कौन सा सही है कौन सा नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको ये दे दिया, नीचे आपको कुछ और इंडिकेशन दे दिया है, ठीक है, जो कि मैं दिखाऊंगा आगे। देखिए नीचे दी गई तालिका और पौधे, ठीक है, तालिका में पौधे और जंतु की संरचना और कार्य व्यवहार के बीच अंतर को दर्शाती है। अंतर को दर्शाती है, बता रही है। कौन सा विकल्प जो है गलत कथन को दर्शाती है? तो अचल रहते हैं, ये बात है। भोजन और साथी और आश्रय की तलाश में भटकते रहते हैं जो प्राणी, एकदम बात सत्य है। अधिकांश उनका मृत्यु हो जाते हैं, तो सही बात है, पेड़ पौधा अधिकांश मृत हो जाते हैं। क्या अधिकांश उनका जीवित हो जाते हैं? क्या अधिकांश इनका जीवित हो सकते हैं? तो जीवित हो सकते हैं, लेकिन कैसे होंगे, क्यों होंगे, हम नीचे पढ़ेंगे। कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कदम होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हाँ तो होती है भाई मानव में। लेकिन पांचवा ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो आप देख लीजिए कि केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं नहीं। देखिए कुछ ही भाग बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं वो भी हम विशेष जानकारी लेंगे, लेकिन अभी ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसके केवल ही कुछ भाग। कैसे होगा? पूरे शरीर का विकास होगा तभी तो हम मानव बनेंगे, अन्यथा नहीं होंगे। पेड़ पौधा का तो आधा भी विकास होगा तो चलेगा जी, है ना? तो ये हमारा डी आंसर जो है आपका गलत है। गलत कथन पूछा, गलत क्यों गलत है अभी ये भी सुन लीजिए। तो सुनिए, पौधे जो हैं केवल जड़ और तने के शीर्ष तथा संवहनी पुटिका वाले क्षेत्र में ही वृद्धि होती है। अब मान लीजिए पेड़ का क्या होता है, जड़ के निकलता है, तने का विकास होता है, उसके बाद आगे जाके पत्ता उत्ता निकल के खत्म हो जाता है, यही ना होता है जी। यानी कुछ ही भाग बढ़ते हैं, पूरा जरूरी नहीं है कि सब भाग हों, ठीक है, ये भी मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, पूरे शरीर में अलग अलग अंगों तथा टिश्यू की वृद्धि होती है। एकदम सही बात है, हमारे शरीर में सिर्फ कुछ भाग नहीं, पूरे शरीर में अलग अलग होंगे, पूरे शरीर में, समझ गए, वृद्धि होती है। यानी वृद्धि संपूर्ण शरीर में होगा, ना कि कुछ ही भाग में। कुछ ही भाग में विकास होगा तो दिक्कत हो जाएगा नहीं जी हमारे शरीर को। पेड़ पौधा तो कुछ विकास, अर्ध विकास भी हो रहा है तो उसका सही है, ठीक है, लेकिन हम लोग शरीर का अर्ध विकास होगा तो उटपटांग हो जाता है ना, तो इसलिए विकल्प इसको डी गलत रखेंगे। अब चलिए जो अन्य विकल्प हैं वो सही क्यों हैं सुन लीजिए। तो पौधे अचल रहते हैं जबकि जानवर भोजन, आश्रय और साथी के लिए गतिशील रहते हैं, ये भी बात सत्य है। पौधे में सदा मृत उत्तक जैसे जाइलम अधिक होते हैं, एकदम सही बात है, पौधे में तो होते हैं। जबकि जानवर में लगभग सभी टिश्यू जीवित होते हैं, सभी जीवित, तो जीवित तो है ही, जीवन रहता है ना, पिक्चर में देखे होंगे। सी देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा बनाते हैं और गतिशील न होने से ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। सही बात है, पेड़ पौधा आगे इधर उधर चलता नहीं है तो उसको कम जरूरत है। लेकिन जानवरों में गति व्यवहार अधिक होने के कारण ऊर्जा अधिक खपत होती है। सही बात है, तो ये बात तो सही है। चलिए क्लियर हो गया। चलिए अब 6 सवाल की बात करते हैं। छठा सवाल क्या है कि पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? पौधे को कम मतलब कम आवश्यकता क्यों होगी? तो हम बताएंगे कि इसमें 1 जो आपका है ये सही होगा क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। किसमें? पेड़ पौधे में। क्यों? क्योंकि ये बेचारा, अगर आप भी पढ़े हैं कि आप जानते हैं कि भटकते नहीं है, एक जगह स्थिर रहते हैं, तो इनका ऊर्जा तो ऐसे भी कम होगा। ये भी आप भी एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे मृत कोशिकाएं ज्यादा पाई जाती है पौधे में। तो सूर्य का प्रकाश से तो ये हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, जल का यहाँ पे और खनिज यहाँ पे मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता ही है। चलिए थोड़ी सी जानकारी और व्याख्या दे देते हैं। याद रखेंगे पौधे में कई उत्तक जैसे जाइलम आदि में मृत कोशिकाएं, मृत सेल पाई जाती है, डेड सेल पाई जाती है, जिसमें या जिनमें जीव क्रियाएं नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। ये हो गए। 7वें प्रश्न की बात करेंगे। 7वां प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो एक कोशिकीय जीव कौन होगा? अम्रबेला? नहीं, ये परजीवी होंगे, तो इसको तो आप ऐसे ही छाट दीजिएगा,
है ना? तो ये होंगे पैरामीशियम, पैरामीशियम, अमीबा और एक और पढ़े थे, क्या पढ़े थे? उसका नाम थोड़ा टेढ़ा था। मोनास्ट जिसे लास्ट में बोले थे, क्या बोले थे? कमेंट कीजिए। सबसे पहला सवाल वही है, कमेंट कर सकते हैं। चलिए 7वें प्रश्न की अब थोड़ा डिटेल की बात करते हैं। अब देखिए इसमें डी आपका सही होगा, ठीक है ना? डी आपका सही होगा। अब यहाँ पे देखिए कि गलत है क्योंकि अम्रवेला एक पौधा है। एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो बचा हुआ ऑप्शन है, और यह विकल्प बहुकोशिकीय होता है। अम्रवेला बहुकोशिकीय में रखा गया है। अब बी क्यों गलत है? क्योंकि ये ब्रेड फफूंदी जो होता है वो कवक है और यह भी बहुकोशिका है, कवक है तभी तो। और सी भी गलत क्यों हुआ? क्योंकि जू एक परजीवी है, जू भी तो हमारे शरीर में रहता है ना? मतलब मेरे शरीर में हो गया, जानवर में हो गए, तो जू जो होते हैं एक परजीवी हैं, कीट हैं, यह भी बहुकोशिका जीव होते हैं। लेकिन सही क्यों है? क्योंकि पैरामेशियम एक प्रोटोजोआ है और जो एक कोशिकीय जीव हैं और जल में पाए जाते हैं। क्लियर हो गए? आप देख रहे हैं शिक्षा मंत्र नलिनी अकेडमी। अब बकवास कम करेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। अब लीजिए 7वां प्रश्न भी एक ही जैसे हो गए, फिर आ गया 7वां प्रश्न। इसे और बेहतरीन बता देते हैं कि 7वें प्रश्न को इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, तो हम बताएंगे पैरामीशियम। ठीक है, इसका डिटेल थोड़ा सा बढ़िया से जान लीजिए, जो कि हम अच्छे से और नहीं बताए थे। देखिए अम्रवेला गलत क्यों बताया गया? क्योंकि अम्रवेला एक पौधा है, ठीक है, और यह बहुकोशिकीय में आएगा क्योंकि आप अम्रवेला को देखिए बहुकोशिकीय परजीवी पौधे हैं। ब्रेड फफूंदी को देखिए क्योंकि ब्रेड फफूंदी जो है कवक हैं और यह बहुकोशिका में आएगा क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कवक के कारण से रखा गया है। जू क्यों रखा गया? क्योंकि जू जो है एक परजीवी है, कीट है। देखिए जू, ठीक है, जो कि बहुकोशिका इसलिए होगा क्योंकि ये किसी पे डिपेंड रहता है। पैरामीशियम जो है ये नहीं होता है, याद रखिए। चलिए अब 8वें प्रश्न को देखते हैं और समझते हुए चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा जीव जो है परजीवी पोषक युक्त को दर्शाता है? मतलब सवाल यह है कि इनमें से कौन सा जीव जो है परजीवी, मतलब दूसरे पे जो डिपेंड रहते हैं, परजीवी पोषक युक्त को दर्शाता है, जो परजीवी है, तो वो है हमारा अम्रवेला। अम्रवेला जो है परजीवी है, ठीक है, दूसरे पे डिपेंड रहता है। इस्ट, अमीबा और मशरूम ये सब नहीं रहते। क्यों नहीं रहेंगे बताएंगे। अब देखिए अम्रवेला को हम क्या कहते हैं? कसकटा बोलते हैं, याद करने के लिए। तो शोषक अंग इसका जो है दूसरे से लिया जाता है, इसे हम होस्ट प्लांट भी बोलते हैं। अम्रवेला जो है एक परजीवी पुष्पी पौधा है, याद रखिए पुष्पी पौधा है, फूल देने वाला। यह स्वयं प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता और अपना भोजन आश्रयी पौधे से शोषक अंगों, मतलब होस्ट होस्ट प्लांट कहिए, भूत प्लांट कहिए इसको, द्वारा प्राप्त करता है। शोषक अंग द्वारा किसी के शरीर के अंग को चूस कर पीता है और उसे ही खाकर जीवित रहता है, ये कहिए। इसलिए यह परजीवी पोषण का उदाहरण बताया गया है। क्या देखिएगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलिए सब। अन्य विकल्प क्यों गलत हैं हम ये समझेंगे। जैसे मशरूम को लीजिए, ये फंगी में आते हैं, ये सेप्रोफाइटिक पोषण करता है। क्या करता है? सेप्रोफाइटिक पोषण करता है, मतलब मृत कार्बनिक पदार्थ का पोषण करता है, इसीलिए हम उसे सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। मतलब मृत और सड़ी गली वस्तुओं से पोषण प्राप्त करता है मशरूम, जो कि सब्जी के रूप में लोग खाते हैं। अमीबा की बात करेंगे, अमीबा हमारा जो है गहनीशील पोषण है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, जो कि भोजन को निगल कर पचाता है। समझ गए? और ये एक कोशिकीय में रखा गया है। इष्ट की बात करें, इष्ट की बात करें तो ये किण्वन द्वारा करता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी सेप्रोफाइटिक है, याद रखिएगा। किण्वन द्वारा ऊर्जा ये प्राप्त करता है। हर्मिनेशन इसे बोलते हैं, हर्मिनेशन बोला जाता है इसे, किण्वन को। तो सेप्रोफाइटिक है, यह शर्करा को विघटित कर ऊर्जा देता है, शर्करा को, शुगर को, ग्लूकोज को, याद रखिएगा। चलिए अब इससे संबंधित अतिरिक्त तथ्य की हम बात करेंगे थोड़ा सा। जैसे कि परजीवी पौधे, अम्रवेला, ठीक है, परजीवी पौधे, अम्रवेला, डोडार, डोडार है, डोडार को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम
लोरेंथस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? लोरेंथस, जिसे डोराड भी बोलते हैं। एक होता है विजकम। ये 3 होते हैं परजीवी पौधे। परजीवी पौधे होते हैं, संबंधित अतिरिक्त तत्व, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, ये सही बात है, ये परजीवी हैं, अम्रवेला तो परजीवी है। और भी कौन-कौन है ये सुनिए। तो डोडार जो होता है ये भी परजीवी होता है, विजकम जो होता है ये भी परजीवी होता है, ये जरूरी था। और सुनिए, आंशिक परजीवी की बात करते हैं। आंशिक परजीवी जो होता है वो क्या होता है? आंशिक परजीवी जो होता है उसे हम विजकम ही बोलते हैं। विजकम को खाली हिंदी में लिख दिया है वेशास, वेशास बोलते हैं, विन सास भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए? ये वेशांश नहीं है यहाँ पे वंशाधर बोलिए, वंशधर बोल दीजिए, जिसे विजकम बोलते हैं। जैसे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और आंशिक पोषण आश्रयी पौधे से प्राप्त करते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण तो करेंगे ही, लेकिन दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। मानव शरीर में परजीवी की बात करेंगे तो मानव शरीर का परजीवी कौन है भाई? तो मलेरिया, प्लाज्मोडियम, है ना, हमारा जू, मतलब जिसे जू बोलते हैं, ढील, बिहारी क्षेत्र में बोलते हैं ढील, है ना, जू हो गया है। फीता क्रीम, फीता क्रीमी मतलब टैप बॉन। ठीक है, ये सब जो होते हैं ये मानव शरीर के परजीवी होते हैं। अपेंडिक्स क्या है वो बताइए तो, परजीवी में आता है कि वैसे ही? बताएंगे जरूर, ये बहुत कठिन सवाल है लेकिन पूछा हुआ बीपीएससी का सवाल है। और यूपीएससी का परजीवी जो हमारा अपेंडिक्स है शरीर में, वो क्या है? परजीवी है कि कुछ और में रखा जाएगा? बताएंगे। ये सवाल बहुत यूनिक है, बताइए। 9वें प्रश्न की बात करेंगे। 9वां प्रश्न है, यह एक निश्चित, यहाँ पे आकृति लिखना था, गलती लिख दिया है। आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशेष स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसे संरचना, रोम जैसा संरचना आप देख रहे होंगे, जिन्हें हम सिलिया बोलते हैं। सिलिया बोलिए, पचमा भिका बोला जाता है, इसे सिलिया बोलिए कहा जाता है। तो सिलिया कहा जाता है, का प्रयोग करता है, तो बताइए इस जीव का नाम क्या होगा? तो जान लीजिए कि इस जीव को हम पैरामीशियम कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि सबसे पहले तो एक कोशिकीय है। देखिए यहाँ पे प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय है नहीं, जू एक कोशिकीय है नहीं, लेकिन हाँ यूग्लिना जो है एक कोशिकीय है, लेकिन यूग्लिना का स्ट्रक्चर दूसरा होता है, ये पैरामीशियम का है। ठीक है, और ये जो है अमीबा जैसा नहीं है, अमीबा जैसा आपको दिख रहा है लेकिन अमीबा से अलग रखता है। ठीक है, अमीबा की कैटेगरी में आप रख सकते हैं इसे, एक कोशिकीय में रख सकते हैं, लेकिन अलग करता है थोड़ा। क्यों करता है सर, ये व्याख्या करते हैं। व्याख्या ये है कि पैरामीशियम एक निश्चित आकृति वाला एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है, मतलब सिलिएट प्रोटोजोआ बोलिए। कौन? पैरामीशियम। इसमें पैरामीशियम में जो है भोजन ग्रहण करने का एक विशेष स्थान होता है। ठीक है, विशेष स्थान होता है, ओरल होता है, जिसे हम मुख्य खाचा बोलते हैं जो भोजन के लिए, इसे हम साइटोस्टोमा बोलते हैं, साइटोस्टोमा बोला जाता है, याद रखिएगा, साइटोस्टोमा, स्टोमा बोल दीजिए, स्टोम बोल दीजिए। और सुनिए पैरामीशियम की और थोड़ा जानकारी दीजिए। यह अपनी सतह पर मौजूद सिलिया, यहाँ पे सिलिया याद ज्यादा रखिएगा, सिलिया से ज्यादा सवाल पूछता है, मतलब हिंदी ना लिख के सिलिया इंग्लिश में लिखता है, की सहायता से भोजन को उस स्थान तक ले जाता है। सिलिया की सहायता से भोजन को उस स्थान तक ले जाएगा, यही इसकी विशेषता है। किसका? पैरामीशियम का, जो इसे अमीबा जैसे आकृति बदलने वाले जीवों से अलग करता है ना? चलिए आप इसके पिक्चर देख लीजिए पैरामीशियम का, बोलिएगा मत। अब चलिए अन्य विकल्प की बात करते हैं, क्यों गलत हम रखें? क्यों? क्योंकि जू हमारा जो ढील जिसे बोलते हैं बहुकोशिकीय परजीवी कीट है, एक कोशिकीय नहीं रखेंगे। प्लाज्मोडियम क्या है? ये मलेरिया का परजीवी प्रोटोजोमा है, मतलब प्रोटोजोआ है, मलेरिया का ही कैटेगरी में आता है। मतलब जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ है, लेकिन इसमें सिलिया या निश्चित आकृति नहीं होता है। किसमें? प्लाज्मोडियम में, इसलिए। और देखिए परजीवी प्रोटोजोआ है, याद रखेंगे परजीवी है, लेकिन ये जो है सिलिया में आता है। चलिए यूग्लिना की बात करते हैं, तो एक कोशिकीय
है, लेकिन एक कोश के क्या है? प्रोटिस्ट है। इसमें ये लिखा हुआ क्या है? कशाभिका होते हैं, सिलिया नहीं होते हैं। और कशाभिका को ही हम फ्लैजेला बोलते हैं। फ्लैजेला या फ्लैजेला बोलते हैं, जिसे कशाभिका बोला जाता है। चलिए, सिलिया ना होके कशाभिका है। आगे चलेंगे, थोड़ा संबंधित अतिरिक्त और भी सवाल हम देख लें। तो पैरामीशियम का आकार जो है, एक चप्पल जैसा आकार जैसा होता है। आवरण अगर देखा जाए, इसका कवर देखा जाए तो पेपी टीका जैसा होता है। गमन का साधन होता है इसमें, ठीक है? या देखिए, सिलिया में भोजन ग्रहण करने का स्थान होता है, मुखाचा जिसे बोलते हैं, जिसे हम यहाँ पे देखिए साइटोस्टोमा बोलते हैं। साइटोस्टोमा बोल दीजिए। और गुदा छिद्र जो होते हैं इसके, ये भोजन के अपशिष्ट को बाहर निकालने में काम करते हैं। ये हो गए क्लियर। तो मतलब यहाँ पे सुन लीजिए कि पैरामीशियम का आकार जो होता है, ये चप्पल के आकार जैसा होता है। आवरण इसका पेपिटिकल होता है। गमन जो करता है वो सिलिया द्वारा गमन करता है। और भोजन ग्रहण करने का मुख खाचा होता है इसे, जिसे ओरल बोलते हैं। ग्रीप बोल दीजिए, ग्रुप बोल सकते हैं, नहीं तो आप साइटोस्टोमा बोल सकते हैं। और गुदा छिद्र जो होते हैं, जो भोजन के अपशिष्ट को बाहर निकालने में मदद करते हैं, ये होता है। ठीक है? याद करने के लिए मैं थोड़ा सा शब्दों को उटपटांग करता रहता हूँ, इस पे ध्यान थोड़ा देते रहना है। ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं 10वें प्रश्न का। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है कि जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है? बताइए, अमोनिया के रूप में करेगा, किस रूप में करेगा, हमको ये बताइए। तो जलीय प्राणी जो होते हैं जैसे मछलियां, जिसे हम कहेंगे अपशिष्ट का उत्सर्जन, मतलब बाहर निकालने वाला उत्सर्जन, इनमें से किस रूप में करती है? तो अमोनिया के रूप में करती है, ये बात हम जानते हैं। चलिए, ये बात है, मछली जो है अमोनिया का उत्सर्जन करती है, ये हम समझ गए। अब अमोनिया की है तो इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या क्या है, सुन लीजिए। व्याख्या है, मछलियां व अन्य जलीय प्राणी अधिकतर अमोनिया, मतलब अमोनिया का करते हैं, तो इसे हम अमोनी अमोनियोटेलिक होता है। तो मछली व अन्य जलीय प्राणी अधिकतर अमोनियोटेलिक होते हैं। अमोनिया छोड़ता है तो अमोनियोटेलिक होते हैं। जल में घुलकर क्या करते हैं? विषाक्तता कम हो जाता है, जल में घुल जाता है तो विष कम हो जाता है। अब देखिए, ये अपशिष्ट को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। अमोनिया टेनिक होते हैं, इसलिए अमोनिया के रूप में ये उत्सर्जित करते हैं। चूंकि ये जल में रहते हैं, इसलिए अमोनिया को सीधे बाहर निकाल सकते हैं। अमोनिया में ही रहते हैं तो सीधे बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि जल इसकी विषाक्तता को तुरंत पतला कर देता है, घोल लेता है, कम कर देता है। विषाक्तता मतलब जहर। चलिए, पॉइजन। अब अन्य विकल्प की बात करें, जैसे यूरिया अम्ल। यूरिया अम्ल जो है, यूरिक एसिड जिसे बोलते हैं, ये स्थलीय सरीसृप और पक्षियों में पाया जाता है। रेंगने वाली चीजों में पाए जाते हैं, पक्षियों में पाए जाते हैं। कौन सा है? यूरिक अम्ल। यूरिया किस में पाए जाते हैं? ये अधिकांश स्तनधारी जैसे मनुष्य में पाया जाता है। ठीक है? इरियोटेलिक बोला जाता है, याद रखेंगे। श्वेत लवण क्या होता है? श्वेत साल्ट जिसे बोलते हैं, ये श्वेत ग्रंथियां के रूप में होता है। यह स्तनधारियों के श्वेत जो स्वाद लेते हैं, श्वेत ग्रंथियों से निकलते हैं और मछलियों में नहीं मिलते हैं। ये मछली में नहीं होता, इसलिए इसे श्वेत लवण में सिर्फ हम लोग को बताया गया कि स्तनधारी में होते हैं। अब इसमें थोड़े से अतिरिक्त तथ्य की बात करें, तो अमोनियोटेलिक जो प्राणी होते हैं वो अधिकांश जलीय, अकशेरुकी, भयचर और मछली दोनों में होते हैं। मतलब ये सब में कुछ-कुछ में होते हैं। अमोनियोटेलिक प्राणी जो हैं, जैसे अधिकांश तो जलीय होंगे, लेकिन उभयचर में भी कभी-कभी मिलेगा, मछली में तो मिलता ही है। ठीक है? अब चलिए, यूरियोटेलिक प्राणी कहाँ होंगे? तो मानव, मेढक, जो शार्क होते हैं इस सब में। तो देखिए, शार्क मछली है, लेकिन है कि नहीं भाई यूरियोटेलिक? इस प्राणी में है। मेढक में है कि नहीं? मेढक दोनों में आ जाता है। मतलब आपको अमोनियोटेलिक में भी और यूरियोटेलिक में भी। बस आपका छिपकली को भी रख दिया है, जो सरीसृप होते हैं, उससे रखा गया। लेकिन यहाँ पे और देखिए, यूरियोटेलिक और प्राणी हैं, जैसे यूरिया हो गया, यूरियोटेलिक हो गया, यूरिक अम्ल हो गए। तो ये सब पक्षी, कीट, सरीसृप जो हैं, ये सब आते हैं। आपको रेंगने वाले पक्षी, कीट, ये सब। तो ये आपको एक एग्जाम्पल में दे दिया है कि उभयचर में दोनों मिलेंगे आपको, क्योंकि पृथ्वी पर भी रहता है, पानी में भी रहता है। तो ये ध्यान रखना होगा आपको।
अब थोड़े से चलते हैं 11वें प्रश्न की बात करते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ। 11वां प्रश्न क्या है कि जीवों का निम्न में से कौन सा समूह जो है अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनमें पोषण प्राप्त करते हैं। तो जीवों का निम्न में से कौन सा समूह जो है अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनमें पोषण प्राप्त करते हैं, समूह को बताना है। बताइए। तो इस समूह में आप जानते हैं जू, फीताकृमि, जोक, अम्रवेला, ये सब जो होते हैं, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं आपका मारे बिना ही ये पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, पौधे और जीव को मारे बिना ये आराम से अपना जीवित कर लेते हैं। फीताकृमि हो गए, जोक हो गए, जोक पेट में होता है कि नहीं होता है। अम्रवेला किसी पे डिपेंड होकर रह जाता है, किसी को मारता नहीं, उससे और भोजन करके ठीक ठाक रख देता है। एक्सप्लेन करते हैं क्या है, हम भी थोड़ा जानकारी लेते हैं ना। तो देखिए, उपरोक्त सभी जीव परजीवी पोषण विधि का उपयोग करते हैं। उपरोक्त सभी जीव जो हैं परजीवी जो हैं भोज जो है पोषण विधि का उपयोग करते हैं। जैसे जू हो गए, फीताकृमि हो गए, जोक हो गए, अम्रवेला हो गए, ये सब जो एग्जाम्पल में है। परजीवी पोषण की बात कर रहे हैं जिसे पारासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। परजीवी वे जीव होते हैं, थोड़ा सा और जूम करता हूं, है ना, सुनिए। परजीवी वे जीव होते हैं जो मेजबान मतलब होस्ट कहलाने वाले किसी अन्य जीवित जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहते हैं और बिना उसे मारे उसमें अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो सही बात है डील। आपका जू जो होता है माथे में रहता है भाई, हो जाता है बिना मारे, उससे पोषण ग्रहण करता है ना। अम्रवेला किसी के पेड़ पे ही रहता है लेकिन पेड़ के कुछ नहीं करता। तो ये मेजबान को केवल नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब केवल ये नुकसान पहुंचाता है, धीरे धीरे कमजोर करता है। मतलब कि आपकी मान लीजिए ईख, आपके ईख जिसे बोलते हैं, चाहे आप बोल दीजिए जू बोल दीजिए, तो आपको तो लग रहा है कि अरे है तो कोई बात नहीं, सही इग्नोर करते हैं, लेकिन ज्यादा बढ़ेगा तो हानि है कि नहीं, तो ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, तो ये ध्यान रखना है। तो अम्रवेला को ज्यादा अगर पेड़ पे तो हम कमजोर कर देगा। तो ये सब भी आपका है, होस्ट है ये। अभी अच्छे भी होस्ट हो सकते हैं और बुरे भी होस्ट होते हैं, यही समझाना चाह रहा है। विकल्प की और भी सुनिए। जू की बात करते हैं, ये जानवरों मतलब मनुष्य सहित मनुष्य के सिर में और शरीर पर रहती है। मनुष्य के शरीर मतलब जानवर के शरीर में भी रहता है और मनुष्य के सर पर रहता है। अब उससे क्या करता है, रक्त को चूसते हैं और चूस कर पोषण प्राप्त कर लेते हैं। फीताकृमि क्या होते हैं, टॉम बॉर्म क्या होते हैं, रेंगने वाला, ये आंत में रहते हैं और शरीर के अंदर रहते हुए भोजन का सीधा अवशोषित कर लेते हैं। सही बात है, सीधा सीधा अवशोषित कर लेते हैं, जोक जैसा हो गया। अच्छा छोड़िए, जोक की बात करते हैं, वो तो अलग चीज है। अब बताइए अपेंडिक्स क्या है। एक जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस होता है, एक अपेंडिक्स होता है। तो अपेंडिक्स को निकाला जाता है कि जॉन्डिस को निकाला जाता है, ये एग्जाम क्वेश्चन है आपसे। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए अपेंडिक्स है और अपेंडिक्स को निकाला जाता है, तो अपेंडिक्स किस में आएगा, क्या आपको ये परपोषी में आएगा, परजीवी में आएगा कि एक कोशिकी में आएगा, क्या में मतलब परजीवी आएगा कि स्वयंपोषी में आएगा, क्या आएगा बताइएगा। जोक की बात करेंगे, ये अपने दोनों किनारों से चिपक जाते हैं और उसका रक्त चूसकर पोषण प्राप्त करते हैं। मतलब अगर जोक आपके पैर में चिपक गया तो जब तक उस पर नमक नहीं डालेगा तो छोड़ेगा नहीं, ये जान लीजिए उपाय। लेकिन ये जब तक अगर पूरे शरीर के अंदर चूस के आपको मार सकता है, इतना पावर इसमें। अमरवेला क्या है, यह एक परजीवी पौधा है, याद रखिएगा क्या है, परजीवी पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल होता ही नहीं है। यह दूसरे पौधों पर लिपट जाता है। भाई हम दोस्त हैं, तुम्हारे गले मिल रहे हैं, लेकिन गला मिलकर गले को ही दबा देता है। यह है अम्रवेला, याद रखिएगा। उनसे विशेष रस द्रव्यमान प्राप्त कर लेते हैं और नष्ट कर डालते हैं। मतलब गले मिलकर ही गला का, आप एक कहानी सुने होंगे कि शिवाजी और अफजल खां का मिलन हुआ था। तो अफजल खान बोला कि मुझे अंतिम में मुझे गला मिलने की शौक है। तो गला जब मिलता है अफजल खां, समझ गए, शिवाजी से, तो शिवाजी जानते थे कि वो करेगा। गला मिलने के बाद गला को ही धर लिया था शिवाजी का। और लेकिन जब पीछे से वार किया था तो शिवाजी जानते थे कि पीछे से वार करते हैं लोग, तो पीछे अपने मजबूत जो है वस्त्र पहने हुए थे। फिर उसके बाद शिवाजी जानते थे, उस गले को जितना जोर से दबाया, लेकिन शिवाजी हथियार लेके गए थे और उसे मार डाले थे। ये इतिहास में कहानी है, आप पढ़ सकते हैं शिवाजी के बारे में। तो ये
ये सब कहानियाँ, ये जो अफ़ज़ल खां था, वो शिवाजी के लिए क्या था? अमरवेला था। क्यों? क्योंकि उन पे चिपक गया था, वो हट ही नहीं रहा। तो शिवाजी कर दिए काम तमाम। चलिए, हिस्ट्री को जोड़ दिए थोड़ा। अब बात करते हैं बी। फीता कृमि जो है शेर, मतलब फीता कृमि शेर, खमीर जू। तो शेर एक शिकारी है, याद रखिएगा। शेर एक शिकारी है, जो अपने शिकार को मारकर पोषण प्राप्त करता है। खमीर मृतजीवी है। दोनों में अंतर समझ जाइए, जिसे इष्ट बोलते हैं। अब ये सब जो है थोड़ा धुंधला है, आप इसे चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम बोल देते हैं। अब देखिए, कुटकी, आम्रवेला, जोंक ये सब जो है आर्किडी, ठीक है? आर्किड, आर्किड अपजीवी और सहजीवी दोनों हैं। और याद रखिएगा, एक सहवासी के रूप में रहता है। ये पोषण प्राप्त करने के लिए परजीवी नहीं होते, ये आर्किड जो नहीं होते। और अम्रवेला, अर्किड, खीमर, खमीर, मशरूम, ये सब खमीर जो है मृतजीवी होते हैं। मशरूम मृतजीवी होते हैं और मरे और सड़े गले जैविक जो पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं, ना तो जीवित पौधे, ना जीवों से ये करते हैं मशरूम। तो इसमें से जो ऑप्शन आपको दिखा, इसमें से आपको अर्किड या और शेर ये सब के बारे में समझ गए, कौन परजीवी है नहीं है, कौन नहीं है, एग्जाम्पल के रूप में देखिए। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जन, मतलब उत्सर्जीय उत्पाद है? ये सवाल को थोड़ा सा सुनिएगा कि निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जीय उत्पाद है? उत्सर्जीय उत्पाद है, तो इस ऑप्शन में अमोनिया जो है ये आंसर आपका होगा। क्यों होगा? तो देखिए, जलीय जीवों में अमोनिया आपको उत्सर्जित उत्पाद के रूप में निकलता है, क्योंकि यह जल में आसानी से घुलकर निष्क्रिय हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब अमोनिया का NH3 सूत्र आप पढ़े होंगे, जो कि देख रहे हैं आप। अब थोड़े अन्य विकल्प क्यों गलत हुए बता देते हैं, सुन लीजिए। कि अब देखिए, क्रिएटिनिन की बात करते हैं। क्रिएटिन यह जो है मनुष्य और अन्य स्तनधारी में मांसपेशियों के चयापचय, मतलब मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म जिसे बोलिए, मेटाबॉलिक का अपशिष्ट है। ठीक है? किसका है? मेटाबॉलिक का अपशिष्ट है। कौन है? क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन बोल दीजिए। अब यूरिक अम्ल की बात कर रहे हैं, तो यूरिक एसिड जो है सरीसृप और पक्षी पर प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद है। ये भी हम पढ़े हैं। अब यहाँ पे यूरिया, देखिए यूरिक अम्ल, यूरिया, यूरिया जो होता है वो भी स्तनधारी और उभयचर के प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद होते हैं। तो ये दोनों जो हैं, दोनों सेम में आएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गए। संबंधित अतिरिक्त तथ्य की बात करते हैं, तो इसमें जलीय जीव जैसे मछली, इसमें अमोनियोटेलिक होते हैं, ये हम पढ़े थे। और स्थल या उभयचर जिसे बोलते हैं, स्तनधारी, स्थल वाले स्तनधारी या उभयचर वाले मेढक जैसे, उसमें इरियोटेलिक होते हैं। पक्षी हो, सरीसृप हो या कीट हो, उसमें भी इरियोटेलिक होंगे ही। आप पढ़ रहे हैं नलिन अकाडमी शिक्षा मंत्र पे। चलिए 13वें प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न क्या है, सुनिए। 13वां प्रश्न है, किसकी प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है, मतलब यूरिक एसिड है। अब देखिए, इसमें देखिए हम मनुष्य को नहीं रखेंगे और गाय को नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, हम इसका डिटेल भी बताएंगे। लेकिन इसमें पक्षी में रहेगा, क्योंकि हम मनुष्य भी यूरिक एसिड में होता है ना जी। लेकिन यहाँ सवाल क्या है, किसका प्राथमिका, मतलब प्राथमिकता दे रहा है कि उत्सर्जी उत्पाद करता है, जो कि यूरिक अम्ल के रूप में करता है। तो हम बताएंगे पक्षी को। पक्षी को बताएंगे, तो क्यों बताएंगे, चलिए डिटेल लेते हैं। तो देखिए, पक्षी और कुछ सरीसृप यूरी को यूरिकोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं? पक्षी और कुछ सरीसृप जो हैं, रेंगने वाले जो होते हैं, वो यूरियोटेलिक होते हैं। यानी वे यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं, जो जल की बचत में सहायक होते हैं, जो जल की बचत में सहायक होते हैं। गाय की बात करेंगे, काऊ की बात करेंगे। गाय जो है स्तनधारी है, मतलब मुख्य उत्सर्जी उत्पाद यूरिया करता है। गाय यूरिक उत्सर्जित करता है, मतलब यूरिक एसिड उत्सर्जित नहीं करेगा, यूरिया निकालेगा। खाद जो आप सुने हैं, है ना, गाय के गोबर ऐसा सुने होंगे, तो यूरिया निकालता है। यूरिक एसिड कैसे निकालेगा ये जानवर, जैसे गाय, मानव यूरिया निकालेंगे। यूरिया उत्सर्जित
यूरिया एसिड उत्सर्जित नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना होगा। लेकिन यूरिया टेलिक में ही रखा जाएगा इन दोनों, मानव को भी और आपको आपको पक्षी को भी, है ना? मछली की बात करें तो अधिकतर जलीय प्राणी होते हैं, इसमें अमोनिया, टेलिक मतलब अमोनिया उत्सर्जित करते हैं मछली, याद रखिएगा। मनुष्य की बात करें, ये भी स्तनधारी है, यूरिया टेलिक में ही होंगे, लेकिन प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद करेंगे यूरिया। तो उत्सर्जन पूछा था, उत्सर्जन उत्पादन पूछा तो पक्षी ही करेगा ना यूरिया का एसिड। याद रखिए, एसिड नहीं रहता तो हम मनुष्य और गाय को टिक लगा देते। तो यूरी उत्सर्जित करते हैं। अब यहाँ पे फिर से सुन लीजिए, फिर से समझा देते हैं, ऐसा गलत है। अमोनिया टेलिक प्राणी जो होते हैं अधिकतर जलीय अकशेरुकी, उभयचर और मछली जैसे रोहू, कतला, ये सब चीज़ों में मिलेगा, मछली में मिलेगा, आपको बहुत सारे उभयचर जो मेढक में हैं उसमें रहेंगे। यूरियाटेलिक प्राणी जो होते हैं वो यूरियाटेलिक में स्तनधारी आएँगे। वयस्क उभयचर मतलब यूरिया वाली बात हो रही है, ठीक है? शार्क, मनुष्य, गाय, कुत्ता ये सब यूरिया में आएगा, मतलब यूरिया उत्सर्जित करेंगे। लेकिन यूरियोटेलिक ये भी प्राणी हैं, लेकिन पक्षी, सरीसृप, साँप, कछुआ, कीट क्योंकि इसमें एसिड निकालेंगे, बस इतना ही अंतर है। स्तनधारी आ जाएँगे तो यूरिया। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न है 14। 14 प्रश्न क्या है कि क्षेत्रीय जो विषमताओं क्षेत्रीय विषमता या विषमतापीयता विषम विषम तापीयता भी कर सकते हैं। विषमता तापीयता, तापीयता ही है टेम्परेचर वाला, निम्न में से या निम्नलिखित कीटों में देखी जाती है। तो किसमें देखी जाती है ये बताइए? मधुमक्खी में देखी जाती है, दीमक में देखी जाती है, भौरे में देखी जाती है, पतंग में देखी जाती है। मतलब क्षेत्रीय जो जो एरिया वाई विषम है, विषम तापीयता बोलते हैं इसे, यहाँ पे लिख नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिए तापीयता, ठीक है? ये है विषम, अलग कर दीजिए, बताना जरूरी था। विषम तापीयता है, निम्नलिखित कीटों में देखी जाती है। तो इसमें आंसर आपका तीसरा और चौथा होगा, मतलब भंवरे और पतंग ये होंगे आपके। अब भंवरे और पतंग होंगे, सुनिए आगे। तो क्षेत्रीय विषम तापिता की बात करते हैं तो जब एक जीव अपने शरीर के विभिन्न भागों या क्षेत्रों में अलग अलग पोषण करते हैं उसे हम विषमता कहते हैं, विषम तापिता कहते हैं। और भी जानकारी ले लें, जैसे भंवरे को ले लेंगे, पतंग को ले लेंगे, तो कैसे लेंगे सुनिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, वृक्ष की बात करते हैं, ये कीट है, इसका वक्ष ऊर्जा करती है, मतलब उड़ने में, या जैसे इसके वक्ष को यहाँ पे देखिए, ये वक्ष है, उधर मतलब पेट इसका देखिए पीछे की ओर होगा, ऊर्जा खो देती है पेट से, याद रखेंगे। वक्ष पतंग का देखिए यहाँ पे होता है, और उधर ठंडा रखता है, याद रखिएगा। और उधर में सूक्ष्म जीव जो होते हैं, याद रखिएगा, उधर मतलब पेट, ऐसे याद रखिए, सेलुलोज पचा लेता है। तो ये सब पिक्चर में हम बता दिए, लेकिन हम डिटेल बताते हैं। भंवरे की बात करते हैं तो क्षेत्रीय विषम तापिता वाले जीव का एक उदाहरण है। वे जो हैं प्रतिमया, प्रतिमया, प्रतिमया क्या होते हैं थोड़ा हम पढ़ के बता देते हैं आपको, यहाँ पे मिटा हुआ है। तो क्षेत्रीय विषमताओं उस घटना से या उस घटना को संदर्भित करता है जहां जीव अपने शरीर के विभिन्न भागों या क्षेत्रों को अलग अलग तापमान बनाए रखने या खाने में सक्षम होते हैं। समझ गए? सक्षम होते हैं, समझ गए? याद रखिएगा। अब ठीक है, पतंगे की बात करें कि पॉलिन करते हैं, खाते हैं और उसके बच्चे में ऊर्जा बरकरार रहती है और उधर से खो देते हैं। दूसरा है कि पतंगे, पतंगे भी क्षेत्रीय विषमता देखता है क्योंकि वे उड़ान भरने से पहले मुख्य रूप से वक्ष में ऊर्जा उत्पन्न करता है, लेकिन उनका उदर अपेक्षाकृत ठंडा होता है। इसका ठंडा होता है, लेकिन इसका आपको उसी तरह बरकरार रहेगा और ये खो देगा तापमान के कारण। लेकिन दीमक क्या है सुनिए, दीमक में क्षेत्रीय विषमता देखी जाती है क्योंकि उनके उदर में रहने वाले सूक्ष्म जीव जो हैं, प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया सेलुलोज को पचाते हैं, जबकि मुख्य अन्न भोजन ग्रहण कर लेते हैं। अन्न भी दीमक ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसको रखा नहीं गया है। अब इसमें क्यों होता है सुनिए, भंवरे में तो इसमें जो वक्ष होते हैं इसे थ्रोक्स बोलते हैं, उसमें ऊर्जा बनाता है, और इसके उदर में जो होता है पेट, ऐसे कर सकते हैं आप, उसमें ऊर्जा खो देता है, ठीक है? और उड़ने से पहले जो पतंग की बात करते हैं, उड़ने से पहले ऊर्जा मुख्य रूप से वक्ष में उत्पन्न करता है और उधर ठंडा रहता है इसका, और वो ठंडा रहेगा, लेकिन उसका नहीं। दीमक में वही है, मुख्य अन्न भोजन भी ले लेगा और उधर में सूक्ष्म सेलुलोज पचा लेता है, याद रखिएगा, इसलिए इसमें शामिल नहीं होता है। मधुमक्खी में भी आपको याद रखिएगा कि सामान्य पोषण तो होते हैं, लेकिन क्षेत्रीय विषमता जो है इसमें नहीं पाया जाता भंवरे मधुमक्खी में, लेकिन आपको भंवरे में मिलेगा।
तो ये भी शामिल आपको नहीं रखेंगे, लेकिन ये दोनों शामिल होते हैं। तो ये हो गए आपके नैतिक अकादमिक शिक्षा मंत्र पे, आपके लिए ये खत्म हो गए। इसी तरह नेक्स्ट आएगा जीवन की मौलिक इकाई, जिसे हम कोशिका बोलेंगे, सेल बोलेंगे, जिससे 30 प्रश्न होंगे, जो कि कल ही आपको सुबह में कोशिश रहेगा कि दे दूँगा, नहीं तो दोपहर तक अपलोड हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।